स्वागत है आपको कमोडिटी कॉल में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। रुपए में जोरदार तेजी आई है और ऐसे में घरेलू बाजार में मेटल मार्केट की चाल कुछ बिगड़ गई है। ऐसे माहौल में क्या करें आप बताएंगे आज। साथ ही खाने के तेलों पर रहेगी खास नजर। लेकिन अगर आपके पास किसी और कमोडिटी से जुड़ा कोई भी सवाल है जहन में, हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 180020097890। आप चाहें तो व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करिए 7045220000। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके सारे सवालों के जवाब, बताएंगे कमाई के तरीके। तो सोने के कारोबार में जो आज दिन के शुरुआत से तेजी थी वो हमने देखा है बरकरार है। इनफैक्ट और इसने कुछ चमक ही पकड़ी है और 200 रुपए की स्ट्रेंथ इस समय दिखाई दे रही है। 32,200 के काफी करीब हम इसे ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं। चांदी ने भी मजबूती पकड़ी। एक समय हम देख रहे थे बड़ा फ्लैट सा कारोबार दिख रहा था, लेकिन घरेलू बाजार में अब हम देख रहे हैं कि 200 रुपए की मजबूती आई है और 38,900 के काफी करीब इसमें भी ट्रेड हो रहा है। क्लियरली सोने की ट्रेंड को ही, मूव को ही ये फॉलो कर रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार मजबूती बरकरार है। 4,000 रुपए के ही करीब हमने इसे ट्रेड करता हुआ देखा है। 0.5% की मजबूती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिर चाहे वो ब्रेंट हो या यूएस क्रूड, ये दोनों ही मजबूती के साथ कर रहे हैं कारोबार। लेकिन बेस मेटल्स की चाल घरेलू बाजार में थोड़ी उल्टी पड़ती हुई दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्ट्रेंथ है, लेकिन घरेलू बाजार पर नजर डालें तो रुपए की मजबूती की वजह से पिटाई होती हुई दिख रही है। निकल जो कि सबसे तगड़ा परफॉर्मर रहा है, जिंक जिसमें हमने अच्छी स्ट्रेंथ देखी वो अब लाल निशान में आ गए हैं। जिंक 200 के नीचे है और निकल भी अब 900 रुपए के पास अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। 1% की कमजोरी वहां भी दिख रही है। 450 के ठीक ऊपर कॉपर इस समय कारोबार कर रहा है। एग्री कमोडिटी मार्केट में भी कुछ मिला जुला सा ट्रेड दिखा है। एक तरफा तेजी दिखाने के बाद चने में हमने सुस्ती देखी है, 0.5% की कमजोरी, लेकिन 4150 के लेवल को अभी इसने नहीं तोड़ा है। सोयाबीन में हमने आज दिन भर मजबूती देखी है। आरएम सीड में भी स्ट्रेंथ रहा। सीपीओ में हालांकि प्रेशर दिखा, 530 के नीचे काफी ट्रेडिंग सेशन से कमोडिटी बनी हुई है। कॉटन ने रफ्तार पकड़ी है, इस पर हमने खास चर्चा की थी और अब देखिए 21,150 के काफी करीब यहां पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। 0.5% की स्ट्रेंथ और इसके साथ साथ कोकुड़ में भी मजबूती दिखी है। मल्टी मंथ हाइस पर इस कमोडिटी में भी हो रहा है कारोबार। फिलहाल 2075 रुपए पर इसमें 30 रुपए की मजबूती दिख रही है। तो हमारे एक्सपर्ट्स को अब इंट्रोड्यूस करते हैं। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के डॉक्टर रवि सिंह और कुंवरजी कमोडिटीज के रवि देवरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेंटलमैन गुड इवनिंग, आप दोनों का स्वागत है। रवि सिंह, आपसे शुरुआत करेंगे। आपकी 2 हॉट पिक्स आज। जो कि सोने में यहाँ पे तेजी है और वो तेजी अभी और बढ़ सकती है। जिस तरीके से रुपी यहाँ पर थोड़ा सा रोक कर जरूर रखा हुआ है, लेकिन 1308 का इस समय इंटरनेशनल लेवल चल रहा है। मुझे लगता है कि बाय करके चलना चाहिए। 350 तक के लेवल, 32,350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा, क्रूड में जैसा अभी आपने बताया, तो यहाँ पर क्रूड में भी एक बार को बाय की पोजीशन बनानी चाहिए। 4050 से 4070 ये लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ओके रवि देवरा, आप बताइए एग्री कमोडिटी स्पेस में कहाँ है आपकी नजर? आज जो भी शो के हेडलाइंस है ये दोनों कमोडिटीज में मैंने कवर किया है। पहला जो मेरा रिकमेंडेशन है वो कॉटन पे लगातार काफ़ी टाइम के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट अपर साइड दिया है, एज वेल एज फंडामेंटल थोड़े सपोर्टिव दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है 21,320 के टारगेट के लिए कॉटन के मार्च कॉन्ट्रैक्ट में खरीद करनी चाहिए। डाउन साइड 20,920 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। सेकंड मेरा रिकमेंडेशन क्रूड पाम ऑयल पे। रुपये की जो स्ट्रेंथ है एज वेल एज जो रिसेंट फेस्टिवल सीजन की जो डिमांड खत्म हुई है, इस हिसाब से लगातार पाम ऑयल एज वेल एज सोया ऑयल में एक गिरावट है। हालांकि मेरा जो रिकमेंडेशन सीपीओ पे है, यहाँ से 520 तक सीपीओ जा सकता है। ऊपर 535 रुपये 80 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाना है। तो दोनों रिकमेंडेशन मेरी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। वेरी वेल, चलिए ये तो रही हमारे दोनों विशेषज्ञों की हॉट पिक्स। लेकिन जैसे हमने आपको शो की शुरुआत में वादा किया था आपसे कि बेस मेटल्स पे फोकस रहेगा, बहुत भारी उठापटक दिखाई दे रही है। ग्लोबल मार्केट में तेजी है, लेकिन घरेलू बाजार इसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे। कॉपर, जिंक, निकल जो कि अब तक के टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं, वहां पर ऊपरी स्तरों से प्रेशर दिखा है। MCX पर निकल है, ये सबसे ज्यादा टूटा है, 1% से ज्यादा की कमजोरी दिखी है। जबकि डॉलर में गिरावट से हमने ग्लोबल मार्केट में जिंक, कॉपर इन दोनों को 7 से 8 महीने की ऊंचाई पर कारोबार करते हुए देखा है। क्या ये गिरावट अभी जारी रहने वाली है और इतनी उठापटक क्यों है? इस पर बात करने के लिए CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता जुड़ चुकी है। मनीषा, मेटल्स में ये जो उठापटक है सिर्फ करेंसी की वजह से है या इसके अपने अलग कारण भी हैं?
जी नेहा, करेंसी ऑफ कोर्स एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर है, लेकिन अगर आप बाकी जगहों पे देखें तो काफ़ी सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से हमने ये वॉलेटिलिटी आते हुए देखी है। यूएस चाइना की जो ट्रेड टॉक्स हैं वहाँ पर माना जा रहा है कि थोड़ा पॉजिटिविटी वहाँ पर देखने को मिल सकती है, उसका फ़ायदा शायद यहाँ पर मेटल्स को होगा। जो ब्रेग्जिट डील क्लियर नहीं हो पाई है उसकी वजह से कुछ मुनाफा वसूली हमने डेफिनेटली यहाँ पर बाजार में आते हुए देखी है। तो जैसे कि बात करें कि मिक्स फंडामेंटल्स यहाँ पर हैं, और जो लगातार हम डेफिसिट की बात यहाँ पर करते रहे हैं सभी मेटल्स के लिए, वो थोड़ा बहुत इन द प्राइस है, लेकिन बाजार अभी भी ये मानना चाहेगा कि डिमांड आगे जाकर किस तरह की रह सकती है और उसके ऊपर थोड़ी सी अनसर्टनिटी है। इवन एज जैसे आपने कहा जिंक और लेड यहाँ पर 8 महीने के हाइस पर कारोबार कर रहे हैं। जिंक के स्टॉक्स की अगर बात की जाए तो वो अक्टूबर 2007 से के बाद इतने ज्यादा लेस हैं। निकल की अगर बात की जाए तो हम ऑलमोस्ट 30% की बढ़त वहां पर इस साल में देख चुके हैं, और इन्वेंट्रीज पिछले साल के मुकाबले सिर्फ आधी रह गई हैं एलएमई और शंघाई में, तो उसका फायदा यहाँ पर लगातार देखने को मिलेगा। बाजार सिर्फ यहाँ पर एक ब्रेग्जिट, यूएस डॉलर इंडेक्स और यूएस चाइना, इन तीनों जगहों से थोड़ा सा जिटरी है। अगर आप सप्लाईज की बात करें तो वो डेफिनेटली यहाँ पर डेफिसिट में है। चाइना का डेटा बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन जिस तरह के स्टिमुलस मेजर्स वो यहाँ पर लेके आ रहे हैं उनका फायदा हम आगे जाके इकोनॉमिक डेटा में आता हुआ देखेंगे। तो कंसर्न्स ऑफ कोर्स हैं यहाँ पर, लेकिन अगर लिक्विडिटी आती है तो उसका फायदा यहाँ पर मेटल्स उठाएंगे। जिस तरह की बढ़त हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं कि 30% की तेजी निकल में है, 15, 16, 17% की बढ़त यहाँ पर लेड और जिंक में है, 13% यहाँ पर कॉपर में उठा हमने तेजी आते हुए देखी है अब तक इस साल में। तो ये रिपीट परफॉर्मेंस अब हम आगे जाता हुआ नहीं देखेंगे, लेकिन मेटल्स अगर इसको भी संभाल सकें तो यहाँ से भी 5-7% की बढ़त अभी भी इन मेटल्स में बाकी है। आई थिंक निकल यहाँ पर अभी भी आउट परफॉर्म करेगा, 10% की तेजी शायद वहां पर अभी भी आपको इन तरह से देखने को मिलेगी। बाकी मेटल्स 5-7% की बढ़त दिखा सकते हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी यहाँ पर काफी ज्यादा रहेगी, और जैसे मैंने कहा कि जो 2-3 अनसर्टनिटीज बाजार में हैं वो काफी से वॉलेटाइल बनाए रखेंगे। वेरी वेल, शुक्रिया मनीषा वो सारी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए रवि सिंह, अब आपकी बारी है। मेटल्स में बताइए, निकल 900 के स्तर पे है, क्या यहाँ पर समलता दिखेगा या यहाँ से भी और करेक्शन देख रहे हैं, क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं, यहाँ पर जो रुपया है अगर इस समय के हिसाब से, लेवल के हिसाब से देखें तो पिछली बार इस ऐसे सिचुएशन में रुपया अगर 70 रुपए होता तो शायद इसका वैल्यू आपको 935 और 950 के ऊपर देखने को मिलता, और अभी रुपया स्ट्रॉन्ग हैंड में है तो मुझे लगता है कि 880 तक के लेवल अभी आपको निकल में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बाय करने से तो बिल्कुल बचना चाहिए, अगर कोई बाउंस बैक आता है तो वापस से सेल करके चला जा सकता है। ओके, सेल करने की सलाह है। जिंक कॉपर में क्या करें, क्योंकि इन दोनों मेटल्स में सबसे ज्यादा चमक आई थी इनके घटते स्टॉक्स की वजह से। जो एलएमई के गोदामों में हमने देखा मल्टी ईयर लोस पर है, 10 से 13 साल के लोस पर है। क्या ये फैक्टर आगे जाके इनके लिए कारगर साबित होगा? अभी जो कमजोरी है उसमें क्या करें? देखिए, अभी जो कमजोरी है ये अभी नेहा जी मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन थोड़ी और बढ़ सकती है। यानी कि जो 198 रुपए 65 पैसे यहाँ पर जिंक चल रहा है, ये एक बार 195-96 के पास तक के लेवल देखने को मिलेंगे 1 से 2 दिन के अंदर। तो फिलहाल 2 दिन बाद बाय करने का इरादा है तो ठीक है, करंट लेवल पे बाय करने का कोई सजेशन नहीं है। दूसरा, कॉपर में 448 या 445 का लेवल आता है तो फिर से अट्रैक्टिव हो जाएगा बाइंग के लिए। तो अब करें क्या करंट लेवल पे? तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पे ज्यादा अच्छा होगा आप सेल करके चलें, क्योंकि अभी मुनाफा वसूली थोड़ी और बढ़ सकती है। तो जरा बताइए कि रुपए में क्या रणनीति होगी, क्योंकि इन सब के बीच में जो बड़ा फैक्टर रहा है इस प्रेशर के लिए वो रुपया भी रहा है, मजबूत रुपया। अभी हम देख रहे हैं 69.5 के पास है। इन लेवल्स पे क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, प्री इलेक्शन से पहले जिस तरीके से फंड यहाँ पर इनफ्लो बढ़ा है एफआईआईज का भी, और जो यहाँ पर रुपया स्ट्रेंथ होता है वो इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मुझे लगता है कि अभी जो डेटा है वो भी काफी सपोर्टिव है। तो एक बार 69-20 से 30 ये रेशियो आपको देखने को मिल सकता है, ये रेंज देखने को मिल सकता है। तो 25 पैसा तो और स्ट्रांग होने वाला है, स्ट्रैटेजी में सेल पे जाना चाहिए। 25 पैसे स्ट्रांग होगा तो उसके बाद फिर स्ट्रैटेजी रिवाइज करनी चाहिए। वेरी वेल, चलिए अब रुक करते हैं मंडी की खबरों का। फोकस खाने के तेलों पर है, इसमें दबाव बढ़ता चला जा रहा है। घरेलू बाजार में सीपीओ पर नजर डालें तो पिछले 3 महीने के लोस पर है। फिलहाल हमने 530 के नीचे ही इसे ट्रेड करता हुआ देखा है। साल के ऊपरी स्तर से 8% की गिरावट आ चुकी है। सोया तेल जो कि सुबह के सत्र में बहुत छोटे दायरे में ट्रेड कर रहा था, अभी हम देख रहे हैं लोअर लेवल से मामूली सी स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो भी इसलिए क्योंकि सोयाबीन में हमने कुछ हरे निशान में ट्रेड होता हुआ देखा है। रवि देवरा हमारे साथ है। रवि, आपकी हॉट पिक में आपने सीपीओ को जगह दी है जहां प्रेशर देख
देख रहे हैं। रिफाइंड सोया तेल में क्या, क्योंकि सीपीओ से कंपेयर करें तो कल भी ये पॉजिटिव टेरिटरी में था और आज भी हम देख रहे हैं कि चढ़ने की ही कोशिश कर रहा है। मेजरली जो सोयाबीन में अभी थोड़ी स्टेबिलिटी देखे, उसका मेजर रीज़न है कि जो चाइना एंड यूएस के बिटवीन पर्टिकुलरली सोयाबीन एंड सोया ऑयल के लिए ऑलमोस्ट जो डील है वो सोल्व हो चुके हैं। इसके हिसाब से सोया ऑयल में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं दिख रही। और दूसरा जो मेजर रीज़न है कि जो भारत के अलावा जो भी मार्केट है, लाइक चाइना इज़ अ मेजर इम्पोर्टर एज वेल एज देखे तो जो मलेशिया से जो सीपीओ के लिए पर्टिकुलर नेगेटिव न्यूज़ आए थे, इस हिसाब से ओनली जो प्रेशर बन रहा है अभी तक तो वो सीपीओ में बन रहा है। बट आगे जाके मुझे लग रहा है कि वैसे सोया ऑयल भी ये जो ट्रेंड है वो फॉलो करेगा। 1 से 2 दिन ये स्टेबल हुआ है, बट डाउन साइड जैसे ये 725 के लेवल के नीचे स्टेबल होगा तो एक बड़ी गिरावट की भी एक चांसेस दिख रहे हैं। बट ऑल ओवर अभी जो ट्रेंड देखने को जाए तो मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलरली सीपीओ अंडर परफॉर्म कर सकता है। वैसे भी जैसे ये जो समर सीजन चालू होती है तो सीपीओ की जो डिमांड है वो थोड़ी कम होती है, तो मेरे हिसाब से जो अभी मंदी होनी चाहिए तो ज्यादा जिस हिसाब से सेल में अगर ध्यान देना है तो पर्टिकुलरली सीपीओ को प्रायोरिटी देके चलना चाहिए। वेरी वेल, चलिए ये तो बात हो गई खाने के तेलों की, लेकिन दाल से जुड़ी हम एक बड़ी खबर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सरकार इस साल भी दाल का बफर स्टॉक बना रही है। इसके लिए किसानों से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की दाल खरीदी जाएगी। क्या है सरकार की इस मुहिम से जुड़ी डिटेल, वो लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, बताइए क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, आने वाले दिनों में दाल की कीमतें ना बढ़े, इसके लिए सरकार ने एक बड़ा प्लान जो है वो तैयार किया है। सरकार ने करीबन 10 लाख टन दाल को प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के अंदर डालने का फैसला जो है वो किया है। इससे सरकार लोगों को सब्सिडाइज रेट के ऊपर दाल जो है उपलब्ध कराएगी। सरकार अभी भी लोगों को 15 रुपये की दाल के ऊपर सब्सिडी जो है वो दे रही है, तो सरकार इसको आगे भी कंटिन्यू करने की योजना जो है वो बना रही है ताकि इसको आगे जो है पूरा कंटिन्यू जो है वो किया जा सके और लोगों को सस्ती दाल जो है मुहैया कराई जा सके। इसके अलावा सरकार ने 6 लाख टन दाल जो है किसानों से खरीदने का फैसला जो है वो भी किया है। तूर, मसूर, उड़द, चना, ये सारी दालें जो है किसानों से सीधी जो है खरीदी जाएंगी। इसके लिए भी सरकार करीबन 3,248 करोड़ रुपए का फंड जो है सरकार इसके ऊपर खर्च करेगी। तो सरकार ये चाहती है कि एक बड़ा लेआउट दाल को लेकर के बनाया जाए ताकि आने वाले दिनों में दाल की लोगों को कमी ना हो और लोगों को दाल जो है वो सस्ती दामों पर मिलती रहे। शुक्रिया असीम वो डिटेल लाने के लिए। राजधानी दिल्ली से विनोद जी हमारे साथ फोन लाइन पर पहले दर्शक जुड़ चुके हैं। सर नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। सर मैंने 33,180 के रेट पे ना 4 लोड गोल्ड के प्लस किए थे। चलिए देखते हैं। रवि सिंह बताइए क्या लगता है, अभी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट इनके लेवल से 1,000 रुपए नीचे है। क्या लगता है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी तक इनका लेवल मिल पाएगा? देखिए, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी तक तो नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इनफैक्ट जो 32,000 और 32,100 के पास के लेवल हैं, लॉन्ग टर्म अगर रखना है तो खरीद लीजिए, सीधा आधा हो जाएगा आपका एवरेज, वो आ जाएगा आपका 32,600 और 700 के पास, तो शायद ज्यादा अच्छा प्रॉफिट भी निकलेगा और मुनाफा भी निकल आएगा। फिलहाल अभी बने रहे, काटना नहीं चाहिए। ठीक है, सुदर्शन जी हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। क्या है मैडम, मैं किसान हूँ, ये चना का रेट अप्रैल तक के 5,000 हो सकता है? 5,000 अभी तो हम देख रहे हैं वायदा पे 4200 के भी नीचे है। रवि देवरा, क्या लगता है, किसान हमारे पास है, 70 क्विंटल माल पड़ा है, 5,000 का लेवल क्या विसिनिटी में है? क्या रियलिस्टिक वैल्यूज एक्सपेक्ट करनी चाहिए? मेरे हिसाब से जो एम्बिशन है वो थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि 4600 का जो प्राइस है वो MSP है। तो मुझे लग रहा है कि इस साल में अगर गवर्नमेंट, राजस्थान एंड MP गवर्नमेंट ने अगर प्रोक्योरमेंट चालू किया और ये प्रोक्योरमेंट लास्ट ईयर से जो एक्सपेक्टेशंस है कि 19% तक ज़्यादा रह सकता है, ये हुआ तो 4500 के लेवल है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उससे ज़्यादा मुझे अभी शॉर्ट टर्म में नहीं दिख रहा, या कोई ऐसा फंडामेंटल नहीं है जो उसको 5,000 तक ले जाए। तो मेरे हिसाब से थोड़े एम्बिशन कम करके अगर 4500 के करीब रेट मिलता है, आप निकल जाए वहां पे, एक बार मुनाफा वसूली कर लीजिए, आपकी जो भी जो स्टॉक है वो वहां पे लिक्विडेट कर लीजिए। ओके, हमारे साथ नासिक से संदीप जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर नमस्ते, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम, सिल्वर में शाम के सेशन में क्या करना चाहिए आज? शाम के सत्र में जरा बताइए रवि सिंह, आपने सोने में तो खरीदारी की रिकमेंडेशन दी, चांदी भी इवनिंग सेशन में खरीदारी बनती है क्या?
बिल्कुल बनती है। अपसाइड में टारगेट देखे तो 39,300 तक के जाते हुए नजर आ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से एक बार बाय की पोजीशन ली जा सकती है। वेरी गुड। चलिए इंदौर का रुख करते हैं। महेंद्र जी हमारे साथ है फोन लाइन पर। सर नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम, मेरे पास 500 क्विंटल सोयाबीन रखे हुए हैं मैम। 4,000 तक के रेट कब तक आएंगे मैम? 4,000 तक के रेट, वो मैजिक फिगर का इंतजार सब कर रहे हैं। रवि देवरा, क्या लगता है, क्या ये रियलिस्टिक लेवल है या अभी भी टू एम्बिशियस लग रहा है? मुझे लग रहा है कि इस साल जो सोया का क्रॉप है वो थोड़ा ज़्यादा है, 25% हायर क्रॉप आया है, तो मुझे 4,000 के लेवल थोड़े मुश्किल लग रहा है। बट यस 3,700 से 3,800 तक के लेवल आ सकते हैं, तो वहाँ पे एक बार अगर आपका माल मंडियों में या घर पे पड़ा है तो एक बार उसको लिक्विडेट कर दीजिए। मुझे नहीं लग रहा है कि इतना बुलिश रहना चाहिए। 4,000 तक के लेवल थोड़े मुझे लग रहा है कि डिफिकल्ट है, बट यस 3,700 कुड बी पॉसिबल, तो वहाँ पे एक बार आप पोजीशन लिक्विडेट कर सकते हैं। ओके। व्हाट्सएप के जरिए महाराष्ट्र से अंकित ने अपना सवाल भेजा है। रवि सिंह, इनका सवाल जिंक में है। एक लॉट इन्होंने उठा रखा है 194 रुपए 20 पैसे के भाव से। भले ही प्रेशर हो, लेकिन क्या लगता है इनके लेवल के पास ही ट्रेड हो रहा है, रुकने का स्कोप है? नहीं, जिंक अगर देखे तो वो इस समय 199 ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है कि नेहा जी ने प्रॉफिट आ रहा है और 200 का एक रेजिस्टेंस है, तो इन्हें मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए, ज्यादा अच्छा है। ओके, चलिए तो निकलने की सलाह आ रही है यहाँ पर। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में वक्त यहीं समाप्त होता है। रवि सिंह, रवि देवरा, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।